जैसे कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये एग्ज़ाम्स जनवरी की डेट्स में होना सुनिश्चित हुआ है, इसलिए टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराने का ये चौथा वीडियो है। आपको कंटिन्यू वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे टीजीटी पीजीटी के इम्पॉर्टेंट नोट्स। इंग्लिश लिटरेचर टॉपिक है। इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पार्ट कल अपलोड किया जा चुका है। आज हम इसके सेकंड पार्ट इंग्लिश पोएट्री पर चर्चा करेंगे। कल हमने नॉवेल का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है। इंग्लिश पोएट्री लिटरेचर के विभिन्न नॉर्म्स में से, विभिन्न फॉर्म्स में से प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, बायोग्राफीज वगैरह होते हैं। आज हम लोग पोएट्री पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश पोएट्री, पोएट्री क्या है? व्हाट इज पोएट्री? सम स्कॉलर्स accepted the fact that poetry is just like love. It may be only felt. It can't be defined. इस सब के बावजूद भी कुछ स्कॉलर्स ने पोएट्री को डिफाइन किया है। पोएट्री को द आर्ट ऑफ द पोएट्स भी कहा गया। द आर्ट ऑफ द पोएट्स भी पोएट्री को कहा गया है। पोएट्री के अदर डेफिनेशन में पोएट्री इज आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रुथ। पोएट्री इज आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रुथ। सत्य के साथ आनंद मिलाने की कला पोएट्री है। कुछ स्कॉलर्स ने कहा रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड पोएट्री। पोएट्री की डेफिनेशंस में से विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन बेस्ट मानी जाती है। उनकी डेफिनेशन है पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जब हम पोएट्री पर चर्चा कर रहे हैं तो जैसे कि ये फर्स्ट डेफिनेशन कहा गया है द आर्ट ऑफ द पोएट्स इज कॉल्ड पोएट्री। पोएट की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। हम अनटच्ड अनहर्ड फैक्ट्स देखेंगे और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, और जो लोग एग्जाम देते रहते हैं वो भी देखेंगे कितने यूनिक फैक्ट्स बताए गए हैं। तो आप लोग देखते रहेंगे। जनवरी तक आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। देयर आर लेक पोएट्स हु आर नोन बाय लेक पोएट्स। लेक पोएट्स किन्हें कहते हैं? तो लेक पोएट्स के अंतर्गत आपको रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलेज आते हैं। लेक पोएट्स अगर किसी को कहा जाता है तो वो है रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज। ये लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, who are known by younger poets of English literature? Who are younger poets of English literature? तो आपको जानना चाहिए। यंगर पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं पी.बी. शेली, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। यंगर पोएट्स हैं पी.बी. शेली, कीट्स और लॉर्ड बायरन।
प्रीस्ट ऑफ नेचर किस पोएट को कहा जाता है? प्रीस्ट ऑफ नेचर कहलाने वाला पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्हें प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। पोएट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट, पोएट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट किस पोएट को कहा जाता है? ऐसा पोएट जिन्होंने अपने कंपोजिशन में सुपर नेचुरल एलिमेंट का बहुत ज्यादा यूज किया वो है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज कहलाते हैं पोएट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट। इनका वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर कंपोजिशन है कुबला खान एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया। एग्जाम्स में टीजीटी पीटी में पूछा जाता है whose composition is कुबला खान, तो आंसर है एस.टी. कॉलरिज। whose composition is बायोग्राफिया लिटरेरिया, then answer is एस.टी. कॉलरिज। Revolutionary poets who are known by revolutionary poets, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज गार्डन एंड लॉर्ड बायरन। जॉर्ज गार्डन, लॉर्ड बायरन को रिवोल्यूशनरी पोएट्स कहते हैं। यूटोपियन ड्रीमर एंड हाईली लिरिकल पोएट्स कौन है? यूटोपियन ड्रीमर किसे कहते हैं या हाईली लिरिकल पोएट्स कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर है पी.बी. शेली। पी.बी. शेली इज नोन बाय यूटोपियन ड्रीमर एंड हाईली लिरिकल पोएट हु स्टार्टेड राइम रॉयल स्टैंजा। राइम रॉयल स्टैंजा किसने स्टार्ट किया? हमें जानना चाहिए ये राइम रॉयल स्टैंजा होता क्या है। 7 लाइन स्टैंजा तो राइम रॉयल स्टैंजा कहते हैं। पोएट्री के अपने स्टैंजा फॉर्म्स हैं कपलेट, ट्रिपलेट, क्वाट्रेंस, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ऑक्टामीटर एंड राइम रॉयल स्टैंजा। राइम रॉयल स्टैंजा किस प्रकार स्टैंजा कहते हैं? 7 लाइन स्टैंजा को राइम रॉयल स्टैंजा कहते हैं और इसे एम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा भी कहा जाता है। 7 लाइन स्टैंजा को ही राइम रॉयल स्टैंजा कहते हैं और इसी को एम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा भी कहा जाता है और इसको स्टार्ट किया जेफरी चॉजर ने। जेफरी चॉजर राइम रॉयल स्टैंजा को स्टार्ट किया और राइम रॉयल स्टैंजा की स्कीम, राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी। 7 लाइन्स हैं, हर अक्षर ईच लाइन की राइमिंग को बताता है। 7 सिलेबल्स हैं, 7 लाइन्स राइम रॉयल स्टैंजा में होती हैं तो इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। हमें जानना होगा राइम स्कीम ऑफ पेट्रोचन सोनेट। सोनेट आप जानते हैं 14 लाइन्स पोएम is known by sonnet। 14 लाइन पोएम को सोनेट कहते हैं। पेट्रार्च was the first person who wrote sonnet in Italy। That's why such type of sonnet is also known by Petrarchan sonnet or Italian sonnet। And you should know Petrarchan sonnet or Italian sonnet is divided into 2 parts, octave and sestet। Octave and sestet। फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव कहलाता है, लास्ट 6 लाइन सिस्टेट कहलाता है और इसका राइमिंग स्कीम होता है। ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए और सेस्टेट का राइमिंग स्कीम है सी डी ई। इस पर पेट्रोचन सोनेट का राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी डी ई होता है।
अब हमें देखना है राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। आपको बता दूं, शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, और शेक्सपियर ने सोनेट को न्यू स्ट्रक्चर दिया, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म दिया। शेक्सपियर डिवाइडेड सोनेट इनटू 4 पार्ट्स, 3 quatrains and 1 couplet. Shakespeare divided sonnet into 4 parts, 3 quatrains and a couplet. Quatrains 4 लाइन संज्ञा को कहते हैं, और इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और कपलेट का जी। फर्स्ट क्वार्टेन का ए बी होता है, सेकंड क्वार्टेन का सी डी होता है, थर्ड क्वार्टेन का ई एफ होता है, और लास्ट जो कपलेट होती है उसका राइमिंग स्कीम जी होता है। इस पर इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ और जी होता है। हमें जानना चाहिए हु इज नोन एज डायरिस्ट। इंग्लिश लिटरेचर में अगर कोई डायरिस्ट के नाम से फेमस है तो वो कौन है जी? वो है सैमुअल पॉपीज। सैमुअल पॉपीज इज नोन बाय डायरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसांस किसे कहा जाता है? टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसांस कौन कहलाते हैं? हमें जानना चाहिए रेनेसांस स्टार्ट हुआ था 1453 से और ये 1660 तक चला था। रेनेसांस स्टार्टेड फ्रॉम इटली in 1453 and then it reached to France, and after then Renaissance reached England. और टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसांस कहलाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को आप टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसांस कहते हैं। रेनेसांस की चर्चा हो ही रही है तो हमें जानना है who is known by at once child of Renaissance and Reformation. At once child of Renaissance and Reformation किसे कहा जाता है? तो वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को एट वंस चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन कहते हैं। और आपको जानना होगा पोएट अगर किसी को कहा जाता है तो स्पेंसर ही पोएट कहलाते हैं, कवियों के कवि। इंग्लिश कवियों के कवि स्पेंसर को ये एंटाइटल, ये उपाधि मिली हुई है। पोएट स्पेंसर को ही कहा जाता है, और ये ही एट वंस चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन रहे। लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मेटाफिजिकल ऑफ पोएट्री के फाउंडर कौन? फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री वो है जॉन डन। फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री कहलाते हैं जॉन डन। जॉन डन को फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ स्कूल कहते हैं। पायनियर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पायनियर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहलाते हैं थॉमस वाइट एंड हेनरी हावर्ड। थॉमस वाइट एंड हेनरी हावर्ड ये पायनियर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहलाते हैं। फादर ऑफ एसे के रूप में जाने जाते हैं फ्रांसिस बैकन, और प्रिंस ऑफ एसे के रूप में जाने जाते हैं चार्ल्स लैम्ब। जब हम चार्ल्स लैम्ब की चर्चा कर रहे हैं, चार्ल्स लैम्ब के विषय में जान रहे हैं, ये प्रिंस ऑफ एसे कहलाते हैं, तो हमें ये जरूर जानना चाहिए कि किसने कहा था नेवर लव विदाउट टीयर्स इन लाइफ, और किस कंपोजिशन ने कहा था नेवर लव विदाउट टीयर्स इन लाइफ, हु सेड, किसने कहा था? तो आपको जानना चाहिए चार्ल्स लैम्ब का ने कहा है, और ये बात उन्होंने अपनी
कंपोजिशन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में कहा है। चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब इस के कंपोजर हैं। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखा है चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने, और चार्ल्स लैम्ब ने ही बोला है नेवर लाफ विदाउट टीयर्स इन लाइफ इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के वेरियस फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इस पर ड्रामा पर चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता। हमें जानना होगा फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहलाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो कहलाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो इज नोन बाय फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और जब क्रिस्टोफर मार्लो को जाना, इनका बहुत ही फेमस ड्रामा है जीव ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकंड एंड चैम्बरलेन। डॉक्टर फास्टस, जीव ऑफ माल्टा, चैम्बरलेन एंड एडवर्ड सेकंड, ये क्रिस्टोफर मार्लो के वेल नोन ड्रामाज में से हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस में कैरेक्टर शाइलॉक है, कैरेक्टर शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस का, वो यही जीव ऑफ माल्टा से इंस्पायर्ड है। जीव ऑफ माल्टा से इंस्पायर्ड है विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस का शाइलॉक। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। जॉन ड्राइडन फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहलाते हैं, और ये पर्टिकुलरली रेस्टोरेशन एज में हुए, और उस एज में इनका इम्पैक्ट, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहा कि वो एज ही एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। ये रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन एज में इनका इतना इम्पैक्ट रहा, इतना इन्फ्लुएंस रहा कि वो एज ही एज ऑफ डॉक्टर जॉन ड्राइडन, एज ऑफ जॉन ड्राइडन से जानी जाती है। और इनका ये टाइम पीरियड रहा एज ऑफ रेस्टोरेशन या एज ऑफ जॉन ड्राइडन 1660 to 1700, who called romantic age as Renaissance of wonder। किसने रोमांटिक एज को रेनेसां ऑफ वंडर के रूप में कहा, और ऐसा कहने वाले हैं वॉट्स डंटन या थियोडोर वॉट्स। रोमांटिक एज को रेनेसां ऑफ वंडर के रूप में कहा गया है वॉट्स डंटन के द्वारा। हमें जानना चाहिए ये रेनेसां इटालियन वर्ड है। रेनेसां ये इटालियन वर्ड है। इटालियन वर्ड रेनासेटिया से बना है। इटालियन वर्ड रेनासेटिया, रेनासा इटालियन वर्ड रेनासेटिया से बना है, और जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ। और रेनासा स्टार्ट हुआ, मैंने अभी आपको बताया था 1463 से, और इसका टाइम ड्यूरेशन 1660 तक रहा। ये इटालियन वर्ड रेनासेटिया से बना हुआ है, रेनासा, जिसका मीनिंग रीबर्थ होता है। Which age is highly influenced by French Revolution? Which age is highly influenced by French Revolution? French Revolution सा एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, वो है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबसे प्रभावी काल रहा रोमांटिक एज। आप लोग इसे रोक रोक कर नोट्स बनाए, समझे, बेहद ही यूजफुल है। आपको अपेक्षा ये पसंद आया होगा। आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आया तो।